नमस्कार। हमारे साथ हैं आज द वायर में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कन्वीनर श्री दिलीप पांडे। आम आदमी पार्टी इस बार पहली दफ़ा दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली चुनावों में जा रही है। ये चुनाव अभी तक ज़्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक डायरेक्ट फाइट होती थी, पर आम आदमी पार्टी जिसने कि पिछले असेंबली इलेक्शन में दिल्ली में 54% से ज़्यादा वोट शेयर लिया और 70 में से 67 सीटें जीती, इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह इस चुनाव में उतर रही है। तो दिलीप जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से पहले हमेशा फाइट डायरेक्ट रहती थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बाकी पार्टीज़ होती थी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, जेडीयू भी होती थी, पर कोई बहुत बड़े स्तर पे अपना दबदबा नहीं बना पाते थे। आपके आने से आपको क्या लग रहा है, इस बार कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या आपका जो एक एसेंडेंसी वाला ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ था, क्या वो भी बरकरार है? देखिए, ईमानदारी से बताऊं तो पिछले 20 सालों से बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, मैं कहूँगा, पूरी दिल्ली को कचरे के डब्बे में तब्दील कर रखा है और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और प्रिसाइजली बोलूँ तो पिछले 10 साल से बीजेपी चला रही है एमसीडी को, और बीजेपी ने फंक्शनली और फाइनेंशियली एमसीडी को कोलैप्स कर दिया है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि आगामी निगम के चुनावों में मुद्दे 4 होंगे जिनके बेसिस पे सब कुछ तय होगा। सबसे बड़ा मुद्दा कचरा, दूसरा एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो, तीसरा बीजेपी और कांग्रेस। ये भी एक समस्या है क्योंकि आज की तारीख में जो हालत है किसी के वार्ड की, किसी की गली की, दिल्ली की सड़क की, एमसीडी का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है साफ सफाई करना, चाहे कोई भी लागत, कोई भी कोना क्यों ना हो दिल्ली का, और वो भी नहीं कर पा रहे। तो जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार रहेगी, 150 पार्षद उनके हैं, या 100-125 पार्षद कांग्रेस के जो है वो जिम्मेदार होंगे अगर इंडिपेंडेंट को छोड़ दे तो। आम आदमी पार्टी तो नहीं है। तो ये भी एक समस्या है दिल्ली की जनता के लिए, अगर दिल्ली की जनता कोई समाधान चाहती है तो बीजेपी, कांग्रेस, कचरा, करप्शन, और एक और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके इर्द गिर्द जनता का फीडबैक मिल रहा है वो हाउस टैक्स माफी का मसला। तो चुनाव इन विषयों पर लड़ा जा रहा है। इन विषयों पे जनता अब ये देख रही है कि हमारे पास समाधान क्या है। बीजेपी कांग्रेस समाधान नहीं है क्योंकि इनकी वजह से ही कचरा भी है और करप्शन भी है। तो समाधान है फिर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लगभग 95% जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, और ये आम आदमी पार्टी की ग्रास रूट लेवल की जो लीडरशिप है वो है। निगम के चुनाव में जो मुद्दे रिलेवेंट होते हैं, जो प्रासंगिक होते हैं, ये लोग उन्हीं मुद्दों पे जनता के बीच रह के संघर्ष करके आगे बढ़ते रहे हैं, अपना काम करते रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अखिलेश प्रगति पार्टी की, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लाल बाग की झुग्गियों में वो रहते रहे हैं। वहाँ रह के लाल बाग की झुग्गियों के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, उनके हक के लिए लाठियाँ खाई, अस्पताल गए, जेल तक गए। तो वो समझते हैं वहाँ के लोगों की तकलीफ क्या है, वहाँ के लोगों का दर्द क्या है, वहाँ के लोगों की पीड़ा क्या है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात करें तो हमारे संजीव झा विधायक हैं, वो बुराड़ी में रहते हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। कोई एक दिन के लिए जाके झुग्गी में रह जाए या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह जाए, रात बिताए और कहे कि मैं तो अब समझ गया यहाँ की समस्याएं क्या हैं और यूं करके मैं समझ, ऐसे नहीं होता। ये ड्रामेबाजी है। जनता इन सारी नौटंकियों को समझती है। संजीव झा, कपिल मिश्रा जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं वो वहाँ के लोगों के दर्द को समझते हैं। ये पीड़ा पर्यटन से उनका समाधान नहीं मिलता। तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो निगम के चुनाव के प्रासंगिक मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर अपनी सरकार के परफॉर्मेंस का हवाला देके वोट मांग रही है। और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट लिस्ट है अगर आप उसको देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो निगम के चुनाव के लिए जो प्रासंगिक रेलेवेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर संघर्ष करते हुए जनता के साथ खड़े होते हुए आगे बढ़े और आज जनता की सेवा करने की कसम खाते हैं। आप लोग जो हैं, आप लोग जो दिल्ली में आपका जो बढ़ाव जो आप लोग बढ़े 2 साल पहले 2015 में, उससे पहले 2013 में, वर्किंग क्लास ने आपको बहुत खूब बड़ी मात्रा में वोट किया। कल ही मेरी किसी से वज़ीरपुर में बात हो रही थी, वहाँ उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ एक किसी वर्किंग क्लास में से किसी को टिकट देने के आपने फैक्ट्री ओनर्स को दिया, और वो भी उनको जिन्होंने अपने यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि एक बहुत डियर सब्जेक्ट है वर्कर्स के लिए, उस तक को नहीं इम्प्लीमेंट किया है। तो ऐसे छोटे छोटे, चाहे ये सही हो चाहे गलत हो एलिगेशन, इस तरीके के जो छोटे छोटे एलिगेशंस और वो हैं,
क्या आपको लगता है कि आप भी एक तरीके से एक लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अब आप 2 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो आपके जो डिसीजंस और वो रहे हैं, कहीं आप भी अब उसको एक लेवल पे फेस करेंगे इस इलेक्शन में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात तब आती जब हम विधानसभा के चुनाव लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे चुनाव निगम के हैं, और निगम के चुनाव में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति, इनका नेचर बड़ा अलग होता है जी। बहुत लोकलाइज मुद्दे होते हैं जी। आज पूरी दिल्ली जानती है कि आकंठ मतलब नाक तक डूबी हुई है एमसीडी भ्रष्टाचार में। मरने का सर्टिफिकेट लेने जाओ तो पैसा, जीने का डॉक्यूमेंट लेने जाओ तो पैसा, कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे, पार्किंग ना होने के हालत में भी पार्किंग चार्जेस के नाम पे गुंडागर्दी टैक्स वसूलती है। और तो और आप घर बनवाने जाओ तो हर लेंटर के ऊपर पैसा लेने के लिए इनके दलाल आते हैं। मतलब साफ सफाई करने के लिए आप जमादार खोजो, नहीं मिलेगा। अब घर के बाहर आप ईंट और बदर पर गिराइए तो कोई ना कोई दलाल आ जाएगा ये बताने के लिए कि आपका क्या रेट है, रेट कार्ड के हिसाब से। ये हालत है एमसीडी की। आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं वो लार्जली दिल्ली की जनता को इम्पैक्ट करते हैं। बिजली के ऊपर 400 यूनिट का जो हमने फ़ायदा दिया, जिससे लोगों का बिल 2 साल पहले जो भी आता रहा हो उससे आधा या उससे भी कम हुआ, इससे दिल्ली की 86% पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ है। किसी एक वर्ग को, एक समाज को, दिहाड़ी पे काम करने वाले को, लोअर क्लास, जो भी 400 यूनिट से कम खर्च करता होगा, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, उसको फायदा हुआ है। 20,000 लीटर पानी जो हमने मुफ्त किया, उसका फायदा दिल्ली की एक लार्ज चंक पॉपुलेशन को हुई है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे स्कूलों के हमने अंदर बदलाव किए, सरकारी स्कूलों के अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मेहनत कश जो क्लास है, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी किस्मत लिखता है, वो वर्ग इन स्कूलों में पढ़ता है। वो इस समय गुणगान गा रहा है दिल्ली की सरकार की। दिल्ली की सरकार के स्कूल की छोड़िए, अस्पतालों की बात करें, दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज, 150 मोहल्ला क्लिनिक ने पता नहीं कितने लाख लोगों के इलाज कर दिए। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, प्रो पीपल गवर्नेंस की जो पॉलिसीज़ हैं, इस पॉलिसीज से बहुत लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फायदा मिल रहा है। और हम हाउस टैक्स वाली जो बात कर रहे हैं, उससे भी एक बड़ा तबका इम्पैक्ट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। लोग बाहें फैला के स्वागत करें, तभी बौखलाहट मर्ची। मैं आपसे हाउस टैक्स पे पूछना चाहूँगा कि क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ ओनर्स को नहीं फ़ायदा करेगा, और एक ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अगर ये आप हटाएंगे तो आप कैसे फिर बाकी एमसीडी की, अगर आप पावर में हुए तो कैसे ज़रूरतें पूरे करेंगे रेवेन्यू की? देखिए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ ने बहुत लार्जर लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है। रहा सवाल हाउस टैक्स का, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि एमसीडी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो सिर्फ हाउस टैक्स से आता है। कुल मिला देंगे आप तो 600 करोड़ के आसपास है, तीनों एमसीडी का मिला देंगे, विच इज़ नथिंग, बहुत कम है। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं कि सफाई कर्मचारियों की, इससे तनख्वाह देनी पड़ती है सफाई कर्मचारियों की। दिक्कत यह है कि 100% जो कवरेज होना चाहिए हाउस टैक्स का, उसमें से 20% ही कवर होता है, और बाकी का जो 80% है वो पैरेलल इकोनॉमी है करप्शन की, जहाँ पे किसी का अगर 10,000 आ गया तो 2,000 रुपये 4,000 रुपये देके सेटिंग कर लो। रिश्वत का जो एक पाइपलाइन बिछा दिया हाउस टैक्स के नाम पे दलाली खाने वाले लोगों का, वो अपनी दुकान चलाने में मगन है। तो आप लोग लीकेजेस बंद करेंगे? तो देखिए, तो मैं हमारा हम पे ये भी आरोप लगता है कई बार, इस तरह के मेजर्स हम लेते हैं, घोषणाएं करते हैं कि तो पॉपुलिस्ट मेजर हो गया भाई साहब, ये क्यों कर रहे हैं, रेवेन्यू के सोर्स क्यों बंद कर रहे हैं। हमको बताना चाहते हैं इकोनॉमिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं, इतना हम बना देते हैं समझदार लोग। हमने जब बिजली के बाद पानी वाला वायदा किया 20,000 लीटर पानी फ्री देने का, तो हमें कहा गया कि ये तो पॉपुलिस्ट मेजर है। लेकिन आज देश, पूरे दिल्ली छोड़िए पूरा देश जानता है कि 20,000 लीटर पानी फ्री करने से जनता ने कंजर्वेशन की आदत डाली, पानी बचाने की आदत डाली, और 178 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट में दिल्ली के जल बोर्ड को फायदा हुआ है। अच्छा। तो आप जब जनता पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जनता उस यकीन को रिटर्न करती है आपके ऊपर, आपकी सरकार और आपके व्यवस्था के अंदर अपने यकीन के बीज को बोकर। इस हालत में भी यही होगा। एमसीडी के अंदर हम आएंगे, साफ सफाई करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, तो बाकी जो रेवेन्यू सोर्सेज है वहां पे जनता, चूंकि हमें जनता का विश्वास जीता है, बाकी के रेवेन्यू सोर्सेज से रेवेन्यू होगा, और दिल्ली की जो एमसीडी होगी वो सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से काम करने लगेगी। कहीं से भी किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। 1-2 सोर्सेज नहीं है, पार्किंग अंडर कलेक्शन है, टोल टैक्सेस का अंडर कलेक्शन है, बिलबोर्ड जो एडवर्टाइजमेंट का होता है उसके अंदर अंडर कलेक्शन है, हर चीज़ का अंडर कलेक्शन चल रहा है इस समय। और ये सारी जगहों पे रिश्वतखोरी की, पैरेलल करप्शन की पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो चुकी है। वो ठीक करना जरूरी है, तभी ये जो फिस्कल मिसगवर्नेंस है इसका कुछ हो पाए। हाउस टैक्स का दिल्ली की जनता बाहें फैला के स्वागत कर रही है। अब मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस को बताना चाहिए, विरोध की बात बाद में करते हैं, पर इन प्रिंसिपल वो हाउस टैक्स माफ़ी के साथ खड़े हैं कि इसके खिलाफ खड़े हैं, ये कम से कम वो दिल्ली की जनता को बताएं। वो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद बारी आती है कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
बीजेपी के लोग कहते हैं इसके लिए संसद भवन जाना पड़ेगा। अरे अजीब बात है। माननीय गोयल साहब, आपके जो विजय गोयल साहब हैं, चांदनी चौक के इलाके में उन्होंने एक घर लिया, हवेली नाम है उसका। विजय गोयल साहब की हवेली का हाउस टैक्स माफ़ करना हो तो आपकी एमसीडी के अंदर हो जाता है। और हम जब कहते हैं कि आम आदमी के गरीब खाने का हाउस टैक्स हम माफ़ करेंगे तो आप कानून बांटने लगते हैं, आप पार्लियामेंट जाने की बात करते रहते हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। साफ साफ बात यह है कि जैसे आपके नेताओं की हवेली का माफ़ हो रहा है हाउस टैक्स, वैसे ही दिल्ली की जनता के गरीब खाने का भी हाउस टैक्स माफ़ हो जाएगा। विजय गोयल साहब का जो स्पष्टीकरण है वो भी एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने वाला है। ये एक भ्रष्टाचार का मामला है। पहले नॉर्थ एमसीडी पे दबाव बना के अपने पद का दुरुपयोग करके गोयल साहब ने सिर्फ अपने घर का हाउस टैक्स माफ़ करवाया। फिर उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ सदन के अंदर और इनको लगा कि मामला फंस जाएगा, मैं अकेला घर फंस जाऊंगा, तो उन्होंने आसपास के बाकी सारे घरों को उसकी जद में लपेट लिया ताकि ये लीपापोती हो जाए कि नहीं खाली मेरा घर नहीं है, बहुत सारे घरों का करवाया गया है वहाँ पे। तो जिस उसके लिए भी तो आप भाई जैसे भी हुआ ना, विजय गोयल साहब कह रहे हैं ना कि भाई मेरा नहीं हुआ, 4 लोगों का और हुआ है, 10 लोगों का और हुआ तो संसद भवन तो नहीं गए। इसका मतलब आप धोखा दे रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब आप दिल्ली की पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। हाउस टैक्स आपकी हवेली का माफ़ करना हो तो निगम में हो जाएगा, और आम आदमी के घर का माफ़ करना हो तो संसद भवन जाना पड़ेगा। बेवकूफ़ मत बनाइए, सबको पता है। और टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग, जो डीएमसी एक्ट 1957 है उसका जो आर्टिकल 177 है वो जनरल पावर ऑफ एग्जेम्पशन देता है। ये अधिकार देता है कि पार्शली या कंप्लीटली हाउस टैक्स को निगम माफ़ कर सकती है। तो बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। दिल्ली की जनता बाएं फैला के हाउस टैक्स माफ़ी का इंतज़ार कर रही है। केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां हाउस टैक्स माफ़ होगा। इस बार स्वराज इंडिया, जो कि एक आप ही का एक तरीके से ब्रेक अवे फैक्शन कहा जा सकता है, जिसको प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने लॉन्च किया जब वो आपसे हटे उसके बाद, वो भी इस बार मैदान में आई है। और जब नॉमिनेशन फाइलिंग की बात हुई, उनके 24 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर स्मॉल मैटर्स रिजेक्ट हुए और उन्होंने कहा ये गलत है। आपकी पार्टी से 272 के 272 कैंडिडेट फील्ड में हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं रिजेक्ट हुआ। आप कैसे देखते हैं उनके एक्यूजेशन को कि कहीं उनके साथ एक्यूजेशन लगाते हैं लोग? इलेक्शन कमीशन से हमारी कितनी शिकायतें इस समय चल रही हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम सारे काम करवा लेते जी। और सर्जिकल प्रोसीजन के साथ आम आदमी पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के भी रिजेक्ट हुए। हाँ, उनके भी हुए। तो मतलब उनका कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? हाँ, तो मुझे लगता है कि इस डिबेट, ये अननेसेसरी डिबेट है, इसमें पढ़ने की जरूरत है। इस बार जनता दल यूनाइटेड भी एक बड़े पैमाने में यहाँ उतरी है दिल्ली में इलेक्शन में। हाँ, पहले भी होते थे वो, पर बहुत कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता था। नीतीश कुमार जी खुद 2-3 बार रैली कर चुके हैं। बुराड़ी से करी, जहाँ की अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंपेन लॉन्च किया था। और आपने जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल वहाँ गए थे, महागठबंधन का सपोर्ट किया था, ग्रैंड अलायंस का। अब उनका आना, क्या आप देखते हैं कि वो भी एक नेशनल लीडर की तरह उभरना चाहते हैं और वो स्पेस अरविंद केजरीवाल को यील्ड नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो दिल्ली में ज़्यादा जागरूक रूप से आए हैं? हम ऐसे नहीं सोचते। देखिए 1400-1500 पार्टियां हैं इस देश के अंदर जी। दिल्ली के अंदर में से बहुत सारी हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, पता नहीं क्या है। दिल्ली का निगम का चुनाव है, चुनावी लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग। जो भी पार्टी इसके अंदर आके चुनाव लड़ना चाहती है उसको अधिकार है, अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकती है वो। आम आदमी पार्टी की शुभकामनाएं। 2015 में वो आपके अलायंस थे, क्या इस बार भी कोई बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, हमने कभी किसी के साथ अलायंस नहीं किया। अच्छा। लार्जर पर्सपेक्टिव को लेके हमने उनके गवर्नेंस को एक तरह से सपोर्ट किया था कि भाई अगर वोट करना है तो ये बेहतर विकल्प है। बाकी जो भी चुनाव लड़ना चाहे दिल्ली में, शुभकामनाएं। और स्वराज इंडिया को भी आप उसी रूप में? 1400 पार्टियां हैं। हाँ, जो लड़ना चाहे दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव, कहीं भी लड़ना चाहे फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब हम और आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने वाले? सबका स्वागत, सबको शुभकामनाएं। बीजेपी जो कि एक मेन पार्टी है और यहाँ पे 10 साल से एमसीडी में राज भी कर रही है, इस बार पूर्वांचली फैक्टर वो मेजर उन्हें लगा कि है, जो कि आपने वो ये वाली वोट उन्हें लगता था कि आपने काफ़ी हद तक खींची पिछले 2015 के दिल्ली असेंबली चुनाव में। और मनोज तिवारी के आने से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन थोड़ा गैल्वेनाइज किया है। और पर वो दूसरी तरफ वो लोग अब आप लोगों के खिलाफ जो पिछले 2-1 साल में केसेस वगैरह कुछ एमएलएज वगैरह के अगेंस्ट बने, उन सब पे भी फोकस कर रहे हैं इस इलेक्शन में। आप इसे कैसे देखते हैं? और लार्जर लेवल पे उन्होंने शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी वो भी अभी ही आई है इलेक्शन शुरू होने से थोड़ा पहले। तो
इस वक्त क्या आप अपने को अंडर अटैक पा रहे हैं? जब आप इलेक्शन में आए पिछली बार तो आप नहीं थे अंडर अटैक। देखिए, आपने सवाल लंबा हो गया। शुंगलू कमेटी, पूर्वांचल और जो हमारे ऊपर अटैक, कई तरह के सवाल हो गए जी। मैं एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात निगम के चुनाव में आपको ये समझ में आएगी कि 10 साल से बीजेपी चला रही है एमसीडी को। इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में जब वो उनके इलेक्शन कैंपेन में वो एक बार भी कोई भी बीजेपी का नेता अपने काम के ऊपर वोट मांगता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपने डिलीवर किया है, आपने गवर्न किया है एमसीडी को, आप गवर्नेंस का ढिढोरा पीटते हैं पूरे देश के अंदर, कोई तो एक ऐसा काम आपने 10 साल में किया होगा जिसके ऊपर आपको फख्र होगा और जनता उस सेंटिमेंट को रेसिप्रोकेट करती होगी, मानती होगी कि हाँ भाई ये वाला काम तो एमसीडी में बीजेपी ने बड़ा शानदार किया है। उस एक काम को आगे लाकर तो आप वोट मांग सकते थे, कोई एक काम नहीं है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इस निगम के चुनाव में एक भी बीजेपी का नेता एमसीडी में अपने किए गए काम काज के ऊपर वोट नहीं मांगेगा। क्यों? कुछ किया ही नहीं, कुछ डिलीवरी नहीं किया हुआ है, तो वोट क्या मांगेंगे? वो हमारे ऊपर बेसिस पर के आरोप लगा के, कभी कोई कमेटी की रिपोर्ट लाएंगे तो कभी फर्जी कोई स्टोरी प्लांट करवा देंगे कि इतने हजार रुपए की थाली आई है। इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ऐसी एक बार छप चुकी है, खबरों में आ चुकी है, दोबारा उस स्टोरी को प्लांट किया गया। उस पर खास तौर से मेरा ये कहना होगा कि बीजेपी का ये तरीका है अपने विरोधियों के खिलाफ कैंपेन करने का। 2013 के चुनाव के ठीक पहले एक स्टिंग सीडी आई थी, शाजी आलमी हमारे साथ थे, उसके खिलाफ आपको पता होगा तो कैसे हमने उसको एक्सपोज किया था, तार किया था, वो कैसे डॉक्टर्ड सीडी थी, ये सब हमने दुनिया के सामने ला के। 14 के चुनाव में भी ऐसे हुआ, 15 के चुनाव में भी कहा गया काली रात का काला पैसा, पीएम साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात है। तो हर बार चुनाव के 1 महीने पहले इस प्रकार का कीचड़ उछालने की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना ये है कि अगर तुम्हारे पास तथ्य हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ सबूत हैं, जनता के सामने रखो और हमको फांसी पे लटका दो। एक बार भी कोई उफ नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा। अगर हम इतने बुरे हैं, खराब हैं, भ्रष्ट हैं, तो तथ्य होने चाहिए आपके पास। लेकिन 20 साल से एमसीडी को तुम चला रहे हो, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, लंबी फहरिस्त है। 58-60 हजार रुपए तो सुना है एक बंदर पकड़ने में लगा देते हैं लोग, 12 करोड़ रुपए की वेबसाइट चलाते हैं ये लोग। ऐसे बहुत सारी, कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट, पेंशन घोटाला, घोस्ट एंटिटीज को पेंशन देते हैं ये लोग, 2000 करोड़ रुपए का पेंशन, लंबी फहरिस्त है। एक शुंगलू कमेटी, उस पर भी तो बिठा लो। वो शुंगलू कमेटी कब बनेगी, कौन बनाएगा? जो बीजेपी शासित एमसीडी के भ्रष्टाचार की जांच करेगी, और ये बीजेपी के नेताओं को कौन जेल बचाएगा? तो उस पर कोई कमेटी नहीं बन रही, कोई बात नहीं कर रहा। कारण क्या है उसका? मैं बता देता हूँ। कारण ये कि हमने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। लोकतंत्र खतरे में है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल को हम आगे लेके आ रहे हैं, इसलिए परेशानी है। निगम के चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, हार रहे हैं, हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हाउस टैक्स से जनता खुश है, इनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा, इसलिए इस प्रकार की चीजें लेके आ रहे हैं। तो इनके पास कुछ इशू बचा नहीं है अब, इस वजह से इस प्रकार की बातें चल रही हैं। एक चीज़ मैं इससे जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहूँगा, इलेक्शन शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने कहा था कि हम अपने सारे कैंडिडेट्स में चेंज करेंगे। वो एक तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये जो अब पार्टी उतर रही है, ये एक नई किस्म की पार्टी है, एक नई लीडरशिप के अंडर। पिछली वाली जो लीडरशिप थी वो अडवाणी वरा वाली, वो नहीं है ये, और ये नई किस्म की पार्टी है। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? जिससे देखिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं, वो समझती है। सबसे पहली बात तो पब्लिक ये समझती है कि 150 लोगों का अपने खर्च से टिकट काट दिया जो, इसका मतलब वो 150 के 150 बेईमान थे, और वो 150 के 150 10 साल से दिल्ली की जनता का एमसीडी के जरिए खून चूस रहे थे। तो बेईमानों की एक खेप गई, अब बेईमानों की दूसरी खेप आएगी। लूटपाट तो वैसे जैसे पहले, भाई पार्टी तो वही है, गवर्नेंस की आइडियाज जो होंगे वो वही होंगे, लोग वही चला रहे होंगे, तो लूट खसूट कैसे बंद हो जाएगी खाली पार्षद के कैंडिडेट चेंज करने से? आपने तो जो आपका कारिंदा था, जो वसूलता था, दलाली और रिश्वत को वसूलता था, जो आपके पास नेताओं के पास पहुंचाता था, आपने वो कारिंदा बदला। कल मिस्टर एक्स वसूल रहे थे, आज मिस्टर वाई वसूलेंगे, और उसमें भी एक्सपोज हो गए हैं ये कह के कि हम सारे नए चेहरों को देंगे। तमाम पुराने लोगों के, किसी की भाभी को, किसी की पत्नी को, किसी के बेटे को, किसी के रिश्तेदार को, उन्हीं लोगों को टिकट बांट दिया। बड़ी कलह मची हुई, बड़ी टूट फूट मची हुई है। तो उसमें भी ये एक्सपोज हो गए, वो भी ये करते हुए दिख नहीं रहे हैं अभी तो। बल्कि कल ही हमने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी थी, माननीय तिवारी जी ने एक महिला को यह कह के टिकट दिया कि वो झुग्गी झोपड़ी की रहने वाली है। पता चला वो महिला करोड़पति है,
मतलब आप सोचिए क्या मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं कि आपको यही नहीं पता कि कौन झुग्गी झोपड़ी वासी है और कौन करोड़पति। पर दिल्ली की तो झुग्गियां भी महंगी हो गई हैं अब। पर लिटरली झुग्गी में रहने का मतलब और बहुत सारे घर होने का मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब इस पे हम डिबेट तो कर नहीं सकते कि कौन झुग्गी वाला है और कौन झुग्गी वाला नहीं है। ये अंतर तो सामान्य ज्ञान की बात है, सामान्य सूझ की बात है, वो भी आपके अंदर नहीं है। दूसरा, आपके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि आप टिकटों के बांटने में बहुत लंबे पैमाने पे पैसों की लेन देन हुई है। तो इस प्रकार की जब फैक्ट्स आती है बाहर तो लगता है कि यार उनके आरोप सही थे। और तीसरी बात कि अब जनता बीजेपी दिल्ली की लीडरशिप पे यकीन कैसे करे जब इस प्रकार के धोखे सामने आ रहे हैं। और ये तो एक सिर्फ सामने आया है, बाकी कितने हैं पर्दे के पीछे पता ही नहीं। तो ऐसे आप ये कहें कि सब कुछ बदल गया, नहीं, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप एक दिन जाके झुग्गी में रह लेंगे और झुग्गी वालों का मसीहा बन जाएंगे, ऐसे मसीहा नहीं बनते। और मनोज तिवारी के आने से कुछ जी आपने वो सवाल उठाया था, मैं बीच में दूसरा सवाल आ गया, मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव की घोषणा होने के पहले से 3 महीने पहले से हमने अपना इनफॉर्मल कैंपेन शुरू किया था पूर्वांचल के साथियों के साथ। अच्छा। बाटी चोखा भी दिलीप पांडे मैंने कैंपेन शुरू किया था जिसमें हमारे 14 जिले हैं, 14 जिलों में 2-2-2.5 हज़ार के आसपास इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बैठते थे और हम बाटी चोखा खाते थे। मैं भी पूर्वांचल का, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। बाटी चोखा जो पूर्वांचल का बहुत फेमस एक डिश है, जो भोज्य पदार्थ तो है अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि ये कम्युनिटी फूड है जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ खाते हैं, चाय पे चर्चा की तरह सॉर्ट ऑफ। अच्छा। तो वो हमने शुरू किया था और दिल्ली के 25-30 हज़ार जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पूर्वांचल के लोग हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया। बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन हुआ लोगों के साथ, जहाँ से हमने एक इन्फॉर्मल कैंपेन किक ऑफ किया। उसके बाद नोटबंदी आई। नोटबंदी में सबसे ज़्यादा अगर कमर टूटी है दिल्ली के अंदर तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार के उन लोगों की टूटी है कमर जो मेहनत मजदूरी करके अपनी तकदीर बदलते थे, अपनी किस्मत बदलते थे, लिखते थे अपने भविष्य को। वो लोग परेशान हुए। अलबत्ता उस दौरान तो माननीय तिवारी जी उन लोगों का जो लाइनों में खड़े थे उनका मजाक उड़ाते हुए दिखे, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए दिखे। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, मैं भी पूर्वांचल का, पूर्वांचल वासी को 2 चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं। एक तो ये कि उसकी भावनाओं को लोग समझें और दूसरा उसके आत्मसम्मान की कदर करें। आम आदमी पार्टी ने इनके आत्मसम्मान की कदर की, इनके भावनाओं को समझा है। यही वजह है कि पिछले, अगर हम विधानसभा की बात करें तो 14 विधायक जो है पूर्वांचल के हैं और अब भी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वासियों को सबसे ज़्यादा 36 टिकटें आम आदमी पार्टी ने दी हैं, बीजेपी ने 27 दी हैं, जिससे साबित हो जाता है कि उनकी दिल्ली की राजनीति के अंदर हिस्सेदारी को लेकर कौन कितना गंभीर है, कौन इनके आत्मसम्मान को सही स्थान दे रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है, हर वर्ग है, हर समाज है। पर अगर बात स्पेसिफिकली पूर्वांचल के लोगों ही करें, सरकारी स्कूल में हमारे यूपी बिहार के लोगों के बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, जिसको मुफ्त दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए दिल्ली की सरकार ने काम किया है। तो जो बेनिफिशियरी है लार्जली वही सेक्शन है। उन्होंने क्या किया? तो खाली ये कहने से कि मैं पूर्वांचल का हूँ, मैं अच्छा और मैं जाके झुग्गी में रहूँगा, स्वाइस कॉलोनी में, आप उनके रहनुमा बन जाएंगे, मसीहा बनने का क्लेम करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। जनता समझती है कि ड्रामेबाजी। कांग्रेस पहले पूर्वांचली वोटर्स को काफ़ी अपील करती थी और अब अजय माकन के अंडर फिर से कांग्रेस में एक तरीके का रिवाइवल शुरू हुआ है ओवरऑल, जिसका हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिला पिछले बार के एमसीडी उपचुनावों में, जबकि आपने और कांग्रेस ने 5-5 जीती और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी 13 में से। सर उसको आंकड़े को ठीक करिए। हाँ। हमने 5, उन्होंने 4 और बाद में उन्होंने 1 को जोड़ तोड़ करके मिला के अपने में रखी, वैसे करके तो 5 हुई, 4 और 3 ऐसे था। हाँ और 1 इंडिपेंडेंट। और तो अब जबकि दोबारा अब अजय माकन वहाँ पे इस बार उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में पूरा एक फुल फ्लैश्ड रोल दिया गया, पुराने लीडर हैं और अब पार्टी ऑफिस भी डीपीसीसी का आपके रोड के सामने ही है, जस्ट अक्रॉस द रोड है। आज भी वहाँ पे कुछ जैसे पूनम आज़ाद और कुछ और लोगों को उन्होंने, जो कि आपके पास आम आदमी पार्टी में थे और कुछ द्वारका के लोग हैं, कुछ बाकी हैं, जिन्होंने उन्होंने कहा कि आप छोड़ के वो लोग भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस वापस, जो कि दलित्स और जो मुस्लिम्स में जिसकी मेजर एक प्रेजेंस होती थी दिल्ली में, और दलित और मुस्लिम वोटर ही है जिन्होंने बिल्कुल डेजर्ट कर दिया था कांग्रेस को पिछले 2015 चुनाव में, बीजेपी अपना ऑलमोस्ट सीट शेयर रिटेन कर पाई थी, वोट शेयर, पर कांग्रेस का बहुत ड्रास्टिकली स्लाइड किया था। आपको लग रहा है कि कांग्रेस वापस उन्हीं में पकड़ बना रही है अब दोबारा से एक बार? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा है जी। कांग्रेस
दिल्ली के अंदर डूबता हुआ नहीं, डूब चुका जहाज हो चुका है। अच्छा। बहुत लार्ज स्केल पे वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, जो टिकटों की बंदरबाट हुई है, इससे लोग बहुत नाराज़ हैं। मतलब एक कल ही देखिए, कांग्रेस की एक्स डिप्टी मेयर थी रजिया जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। बहुत सारे कांग्रेस के लोग छोड़ के कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के अंदर आ रहे हैं। कृष्णानगर इलाके में सुदेश रानी जो उनकी महिला मोर्चे की जनरल सेक्रेटरी थी प्रदेश स्तर की, 150 महिलाओं के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी के अंदर आ गई। अभी हमीदा जी जो कांग्रेस की महिला विंग की प्रेसिडेंट थी, स्टेट की प्रेसिडेंट थी, चांदनी चौक इलाके से, उन्होंने पूरी पार्टी, पूरा स्ट्रक्चर उनका, पूरी पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए। अभी दहलवी साहब जो कांग्रेस के पहले एमएलए हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं अंजुम दहलवी जी, जो चांदनी चौक के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने एक बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ मची हुई है। और कांग्रेस के अंदर वर्टिकल स्प्लिट हुई, कांग्रेस अंदर से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के साथ दिल्ली की जनता जब तैयार नहीं है खड़े होने को, तो बाकी किसी और के खड़े होने से क्या फायदा। दिल्ली की पब्लिक कांग्रेस के साथ खड़े होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आज वो जो भी कहें, बट 150 पार्षद अगर बीजेपी के हैं तो बाकी के तो कांग्रेस के ही है ना भाई। निगम के चुनाव में अगर किसी का निकम्मापन है, किसी की विफलता है, किसी की असफलता है, तो 150 पार्षदों की जवाबदेही बीजेपी के है, बाकी की तो कांग्रेस की है ना। वो जवाबदेही, वो जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं? ये दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस ने भी कुछ भी डिलीवर नहीं किया दिल्ली के अंदर, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, वो डूबता जहाज है। और इतने समझदार लोग दिल्ली के हैं कि उनको वोट देके अपना वोट नहीं खराब करेंगे निगम के चुनाव में। जो कांग्रेस एक लेवल पे सेंट्रल लीडरशिप क्राइसिस आज झेल रही है, जहाँ जो उसको वीकन करता है, अब ये सवाल कहीं पे आम आदमी पार्टी पे भी उठने लगा है। कल ही मैं एक और न्यूज़ पोर्टल है उसमें पढ़ रहा था, जहाँ उन्होंने आपके लीडर अरविंद केजरीवाल को कंपेयर किया विनोद कामली से, और वो कहा कि ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस बट ही इज़ प्रॉब्ली फिजलिंग आउट बिफोर हिज टाइम। क्या आपको लगता है कि ये तुलना सही है, स्पेशली जब ये की जा रही है पंजाब और गोवा असेंबली चुनावों के बाद, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी सचिन तेंदुलकर हैं जो कि शायद स्लाइटली आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त? देखिए, इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है जी, और बुद्धि विलास करने के लिए कोई किसी की तुलना किसी से भी कर सकता है जी। पर मुझे कोई ऐसी दूसरी पार्टी बताइए आम आदमी पार्टी के अलावा जो सिर्फ 4 साल की हो, एक राज्य में उसकी सरकार हो और दूसरे राज्य में वो विपक्ष में हो। कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है। सफलता के कुछ मानदंड होते होंगे, उन मानदंडों पे हम आज भी आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत के साथ जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरते हुए आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। बाकी देश की जनता है वो आज़ाद है, किसी की तुलना किसी से कर सकती है। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोलिंग। और देखिए